Hello, friends. Welcome to all of you in your own YouTube channel, Educare Academy by Mandeep Ma'am. Today I have brought even more interesting questions. तो शुरू करते हैं without wasting our time. तो आज बात करेंगे 1-10-2021 शिफ्ट 1 एंड पार्ट 3. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं पाया जाता? ये बताना है कौन सा जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो इंडिया में फाउंड नहीं होता. तो आंसर है डेक्कन प्लेट्यू. ये पठार है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र भी बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है. हिमालय का जो क्षेत्र है वो भी जैव विविधता हॉटस्पॉट है. ये तीनों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है लेकिन डेक्कन प्लेट्यू नहीं है. और दोस्तों, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है और यहाँ पे 8% से भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 2. कूटरिंग स्थलाकृति मानचित्रों पर रहत का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कूटरिंग के संदर्भ में सही है? दोस्तों, जो कूटरिंग मेथड है वो क्या होता है? वो प्रेजेंट करता है टॉपोग्राफिकल मैप्स के अंदर लाइंस को. ये मानचित्र पर लाइंस खींचने की प्रक्रिया होती है और ये समुद्र तल से मीटर या फीट ऊपर गिना जाता है और साथ ही साथ में ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है. ये ऐसे जाता है, कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करता ये. और इसकी जो दूरी होती है भूमि के ढलान को इंगित करती है और ये समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ता है. ठीक है ना? तो देखिए, कूटर इशारिम है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ता है. ठीक है, ये एक रेखा प्रतीक का तकनीक है. ठीक बात है. ये भी कूटर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को कूटर अंतराल के रूप में जाना जाता है. तो ये गलत है थोड़ा सा. तो ऑप्शन होगा इसका ए, ऑप्शन 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 3. जलवाष्प के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में बताना है. वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे निम्न होती है? नहीं. जलवाष्प का अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है. बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो इक्वेटर के पास वाटर वेपोरेट जो होता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसमें होता है, ना कि लोवेस्ट में होता है. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ वो घटता जाता है. अगर इक्वेटर है, अगर पोल की तरफ जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये तब घटता है और ये निम्न होती है. ठीक है, तब निम्न होती है. लेकिन जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वाटर वेपोरेट होगा ना, क्योंकि सन इसके तो बहुत ज़्यादा नियर है. तो ये तो गलत है. और जो जलवाष्प का अधिकांश भाग है वो समताप मंडल में नहीं, वो पाया जाता है क्षोभ मंडल में. तो इसका आंसर है डी, नीदर 1 और नॉट 2. क्वेश्चन नंबर 4. पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डैश है. तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाई मुड्डी. वेस्टर्न घाट की बात हो रही है तो वो है अनाई मुड्डी और ये केरला में सिचुएटेड है. इसकी हाइट 2695 मीटर तक है. क्वेश्चन नंबर 5. निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो देखो दोस्तों, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें पाई जाती है रोजवुड. ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है. और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले और भी कौन से वुड्स हैं? वो है, एक तो रोजवुड हो गया, मोहोगनी, एनी और एबोनी. ये भी पाई जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है. कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर. इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर्स है और ये चोटी राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में है. और ये पर्वत जो श्रृंखला है इसका जो एक्सपैंड है वो गुजरात के पालनपुर से राजस्थान और हरियाणा तक, यहाँ तक कि दिल्ली तक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की
एक सहायक नदी है। तो दोस्तों कावेरी की ट्रिब्यूटरी बतानी है, तो ये जो कावेरी की सहायक नदी है वो है हेमावती। ये कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसका 3% जो पार्ट है वो केरल में है और 41% पार्ट इसका कर्नाटक में है और बाकी बचा 56 पार्ट ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो डैश को जोड़ता है। तो जो बोर घाट है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एक पहाड़ी मार्ग है और ये मुंबई से पुणे को जोड़ते हुए चलता है। और थाल घाट मुंबई के जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ती है और पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल से जोड़ती है। ये सभी जो घाट है ये सह्याद्री पहाड़ियों में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ब्लैक सॉइल के जो उनसे करेक्ट है। इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक बात है। सूखने पर इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है, ठीक बात है। क्लेई टेक्सचर होता है, इसका टेक्सचर होता है। जो काली मृदा है वो दक्कन के पठार के मोस्टली भाग में पाई जाती है और इसका कुछ कुछ भाग महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पाया जाता है। और ये जो सॉइल होती है ये वाटर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है और ये गीली होने पर फूल जाती है, क्योंकि वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है तो वो फूल जाती है। और फिर सूखने के बाद ये चौड़ी होती है ना, तो इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। इसे रेगूर या काली कपासी भी कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम बहुत ही रिच लेवल पे होता है और फास्फोरस, नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का निरूपण करता है, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कौन रिप्रेजेंट करता है। तो पहले मैंने आपको ये वाला चीज़ बताई थी कि इसका जो फाउंडर कौन था। ये सिद्धांत किसने दिया था, 1929 में थॉमसन ने दिया था और 1945 में नोटेस्टीन ने इसको प्रतिपादित किया था। इन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ब्लैकर और कॉलिन क्लर्क हैं इन्होंने इनके जो स्टेज हैं वो 5 स्टेजेस कर दिए थे। तो जो इसमें ये वाला स्टेज पूछ रहे हैं, लो बर्थ एंड डेथ रेट और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, वो कौन से स्टेज में थी। ऑप्शन डी 4th स्टेज में थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बताना है, तो वो है एल्युमिनियम। ये हल्का होता है और जंग अवरोधी होता है। ये ऊष्मा का स्वचालक होता है और लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण के साथ ये कठोर बनाया जाता है। और देश में जो एल्युमिनियम की इंडस्ट्रीज है वो ये उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर एल्युमिनियम का जो प्रगलन संयंत्र है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12, अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंडस्ट्रियल रीजन बताना है, तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ये। और सूरत रेशम, टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है ये दोनों। इसका जो डेवलपमेंट है सूती वस्त्रों के उद्योग से ही सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे ह्यूज लेवल पे इंडस्ट्रियल रीजन है, तो ये दोनों ही ठीक बात है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है। तो आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से के साथ जुड़ी हुई है झूम कल्टीवेशन मेथड, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ इलाके हैं। भारत में ही झूम कृषि को, झूम कल्टीवेशन को बहुत सारे नेम्स के साथ जाना जाता है। बैवर कहा जाता है मध्य प्रदेश में,
आंध्र प्रदेश में पेंडा कहा जाता है इसे, उड़ीसा में पामाडाबी कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी और झारखंड में कुरुवा। और भी बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे कहा जाता है। जो हिमालयन एरियाज है उसमें खील कहा जाता है जूम कल्टीवेशन को। ठीक है ना, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है, नॉट अ रबी क्रॉप? तो आंसर है दोस्तों मेज यानी मक्का। मक्का इज नॉट अ रबी क्रॉप क्योंकि वो खरीफ क्रॉप है। रबी की कौन सी क्रॉप्स हैं? मटर, चना, अलसी, सरसों एक्सेट्रा, ये क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, और रबी की जो क्रॉप्स है वो कब बोई जाती हैं? सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं। और कटिंग कब की जाती है उसकी? तो वो कट करी जाती है मार्च और अप्रैल। और दोस्तों जो खरीफ क्रॉप है वो होती है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। और जो खरीफ की जो क्रॉप होती हैं वो सितंबर अक्टूबर में कट करी जाती हैं और बोई कब जाती हैं? जून जुलाई के आसपास, जून जुलाई में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से कौन सी है चाय की खेती के लिए आवश्यक? ज्योग्राफिकल कंडीशंस बतानी है जो रिक्वायर्ड है टी कल्टीवेशन में। तो जो चाय का पौधा होता है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर होता है टी का प्लांट, ये ठीक बात है। इससे एक सुअपवाहित उपजाऊ मृदा जिसमें धरण तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो ये भी ठीक बात है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए और वेल फर्टाइल्ड होनी चाहिए और उसके अंदर होना चाहिए अच्छे लेवल पे ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। तो ये दोनों ही बात ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाय बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरला। यहाँ पे ज़्यादातर उपज होती है चाय की। क्वेश्चन 16, किस एशियाई देश में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है? ऑब्वियसली हमारे भारत में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो भारत का डाक संचार तंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा डाक तंत्र है ये हमारे भारत का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताना है कौन सा है इंडिया में। तो कोझिकोड एयरपोर्ट कालीकट, ठीक है ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? तो दोस्तों आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सुमात्रा नामक जो सुनामी थी उससे अफेक्टेड नहीं हुआ था। ये जो सुनामी थी 26 दिसंबर 2004 में आई थी और ये श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, जो भी हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र थे वहाँ पर ये सुनामी आई थी और अफगानिस्तान को इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। और ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर आई थी सुनामी, क्योंकि हिंद महासागर में जो सुनामी की तरंगें थी वहाँ पर भूकंप आया था। कितने रिक्टर आया था, रिक्टर पैमाने पे मापा गया था तो उसको वो 9.0 मापा गया था उसको। तो वो इतना ज़्यादा तेज़ भूकंप आया था जिसकी वजह से सुनामी आ गई थी और बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। इसमें ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। और हमारा जो भारत का आंध्रा पॉइंट यानी या जो अंडमान निकोबार में है वो पूरी तरह से डूब गया था वहाँ। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? ठीक है, जो मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर है जो वो है न्यूक्लियर वॉर्स, ठीक है, और एसिलरेटेड सॉइल इरोजन्स, ये दोनों ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को के रूप में परिभाषित किया गया जोखिम भेद्यता। इसका मीन्स होता है कि किसी भी खतरे
के आने पर जो संपत्ति या किसी भी चीज़ का क्षतिग्रस्त होता है या नष्ट होती है वो कंसीडर किए जाते हैं इसमें। सो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप।